जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपका है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर नंबर 1 यदि आप नहीं देखे हो तो जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिया गया है। आज जो है हम चैप्टर नंबर 2 का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा सारे प्रश्नों को बताएंगे। आज हम 3 प्रश्नों को लेते आए, 3 प्रश्नों को बताएंगे, उसके बाद जो इससे आगे का प्रश्न हम बताएंगे। चलिए पहला नंबर प्रश्न आपका है दोस्तों, विद्युत विभव तथा विभवांतर। विद्युत विभव तथा विभवांतर को परिभाषित करें तथा एसआई मात्रक लिखे। पहला प्रश्न आपका क्या है? तो पहला प्रश्न आपका है विद्युत विभव तथा विभवांतर को परिभाषित करें तथा एसआई मात्रक लिखे। ठीक है मित्रों, क्या क्या पूछा गया है? तो विद्युत विभव तथा विभवांतर को परिभाषित करने के लिए बोला गया है और उसका एसआई मात्रक पूछा है। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न आपका है संधारित्र को परिभाषित करें तथा या किन किन कारकों के बीच लागू होता है या भी लिखे। उसके बाद आपका है वनडे ग्राफ जनित्र को समझाए। वनडे ग्राफ जनित्र को समझाने के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो सभी प्रश्नों को डिटेल से समझेंगे और सारे प्रश्नों को समझेंगे और इन सभी प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा। ठीक है। चलिए पहला नंबर प्रश्न आपका है विद्युत विभव। ठीक है। चलिए हमारे कंप्यूटर महाशय हर रोज की तरह जिस प्रकार आपको प्रश्न देते हैं उसी प्रकार आपको प्रश्न देते रहेंगे। हम बोलेंगे और हमारे कंप्यूटर महाशय आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन देते रहेंगे, क्वेश्चन देंगे, आंसर देंगे, साथ ही क्वेश्चन और आंसर दोनों देंगे। लेकिन हम जो बोलेंगे उसको समझना है, क्योंकि आपके भी किताबों में लिखा हुआ लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। ठीक है। चलिए पहला आपको समझना है विभव के बारे में। विभव के बारे में समझेंगे, उसके बाद विभवांतर को परिभाषित करेंगे। दोनों को परिभाषा लिखने के लिए कहा गया और एसआई मात्रक भी लिखने के लिए कहा गया। तो विभव किसे कहेंगे? तो याद रखेगा एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहा जाता है? तो विभव कहा जाता है। समझ आ गया है? नहीं आया फिर समझिए कि एकांक परीक्षण आवेश को कैसा आवेश होने चाहिए? तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहा जाता है? तो विभव कहा जाता है। आगे समझ में नहीं आया है? फिर समझेंगे। जब तक आपको नहीं समझ आएगा तब तक हम आपको समझाएंगे। मान लिया जाए कि यहाँ पर एक आवेश है। ठीक है। Q1 आवेश और एक आवेश यहाँ मान लीजिए कि एक Q2 आवेश। चलिए एक Q1 आवेश यहाँ पे, एक Q2 आवेश यहाँ पे है। ठीक है। तो क्या कहेंगे कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, या मान लीजिए कि अनंत पर है, क्या है? अनंत पर है। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक, मान लीजिए यहां तक लाना है, इस बिंदु को यहां तक लाना है। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहा जाता है? तो विभव कहा जाता है। आगे समझ में नहीं समझ आया? फिर समझिए। देखिए मान लिया जाए कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही परीक्षण जो है क्या कहते हैं? तो विद्युत विभव कहते हैं। मान लिया जाए कि जब इस परीक्षण आवेश को लाएंगे, जब इस आवेश को अनंत से लाएंगे तो लाने में कोई कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो करना पड़ेगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? उसी कार्य को ही क्या कहा जाता है? तो विभव कहा जाता है। ठीक है। चलिए विभवांतर इतना बढ़िया से समझा दिए हैं, अगर आपको इतना उसके बावजूद भी समझ नहीं आया है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए उसके बाद आपका है विभवांतर को परिभाषित करें। तो विभवांतर क्या कहेंगे? तो विभवांतर को कहेंगे कि किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, समझिएगा यहाँ पे क्या खेला मेला है। ठीक है। समझिए जब विभव का बात हो रहा था, जब हम विभव का बात कर रहे थे तो अनंत से ला रहे थे, अनंत से एक निश्चित बिंदु तक ला रहे थे। लेकिन जब विभवांतर का बात करेंगे तो किसी धन परीक्षण आवेश को लाएंगे, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, मान लीजिए कि इस बिंदु को यहां तक लाने में, इस बिंदु को धन परीक्षण आवेश को प्लस आवेश को यानी धन परीक्षण आवेश को
धन परीक्षण आवेश को। तो धन परीक्षण आवेश को, तो इस आवेश को, इस धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहा जाता है, तो विभवांतर कहा जाता है। चलिए आपको समझ आ गया। चलिए विभव और विभवांतर हम आपको समझा दिए। उसके बाद समझेंगे, उसके बाद इसका एसआई मात्रक पूछा जाता है, तो इसका एसआई मात्रक भी समझ लेते हैं। ठीक है, एसआई मात्रक आपको हम बता देते हैं। चलिए एसआई मात्रक लिख लीजिए और बीमा भी लिख लीजिए, कभी कभी बीमा भी पूछ देता है। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर का जो है ना दिमाग सटक जाता है, तो कुछ से कुछ पूछ देता है। ठीक है, चलिए इसका जो है, इसका 3 मात्रक होता है। ठीक है, इसका 3 एसआई मात्रक होता है। तीनों एसआई मात्रक को आप याद रखिएगा, 3 एसआई मात्रक होता है, तो तीनों एसआई मात्रक को याद रखिएगा। पहला क्या होता है, पहला आपका होता है वोल्ट, पहला आपका होता है वोल्ट। दूसरा आपका होता है जूल बटे कूलाम, दूसरा आपका होता है जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम। और तीसरा आपका होता है न्यूटन मीटर बटे कूलाम, न्यूटन मीटर बटे कूलाम। याद रखिएगा। पहला आपका क्या होता है, पहला एसआई मात्रक होता है वोल्ट, पहला एसआई मात्रक वोल्ट होता है, दूसरा होता है जूल बटे कूलाम होता है, और तीसरा आपका होता है न्यूटन मीटर बटे कूलाम, न्यूटन मीटर बटे कूलाम होता है। ठीक है, चलिए और बीमा लिख लीजिए। बीमा भी कभी कभी जो है एग्जामिनर का जो है दिमाग सटकता है, कभी कभी बीमा भी पूछ लेता है, तो बीमा लिख लिए ml स्क्वायर t पर पावर -3 t पर पावर -3 a पर पावर -1 a पर पावर -1। चलिए बीमा और आपको जो है परिभाषा बता दी है, विभव का परिभाषा, विभवांतर का भी परिभाषा बता दी है। ठीक है, उसके बाद एसआई मात्रक आपका वोल्ट होता है, जूल बटे कूलाम होता है, न्यूटन मीटर बटे कूलाम होता है। इनमें से किसी सिर्फ ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि आपको जो इन तीनों में से एक बीमा दे दिया जाएगा और पूछेगा इसमें इनमें से कौन विभव का बीमा है। ठीक है, तो इन सभी को लिख लीजिए। चलिए उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए मिट नहीं रहा है, चलिए इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा जो है सब्र कीजिएगा। चलिए उसके बाद आपका प्रश्न दूसरा है, संधारित्र को परिभाषित करें तथा इन किन कारकों पर जो है निर्भर करता है, वह इसी के बारे में यहाँ पूछा गया है, संधारित्र के बारे में। ठीक है, चलिए संधारित्र के बारे में पूछेंगे, समझाएंगे आपको। मिटता नहीं जल्दी, चलिए कोई बात नहीं, मिटे या ना मिटे फिर आप समझना है आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद समझेंगे संधारित्र के बारे में। किसके बारे में समझेंगे, संधारित्र के बारे में। वीडियो वाला बहुत ही लंबा हो जाए, क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको समझाएंगे। ठीक है, बढ़िया समझाएंगे संधारित्र के बारे में। संधारित्र किसे कहेंगे, तो बोलिएगा संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक का आकार में परिवर्तन किए बिना पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित कराया जाता है, उसी को संधारित्र कहते हैं। संधारित्र किसे कहेंगे, तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक का आकार में परिवर्तन किए बिना पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित कराया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को संधारित्र कहते हैं। ठीक है, आपको समझ नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए संधारित्र आपको समझ आ गया होगा कि किसे कहते हैं संधारित्र। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, मान लीजिए कि यह संधारित्र है, मान लीजिए कि सुनिए समझिए इनको। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, मान लीजिए इसके आकार में हम जो है परिवर्तन नहीं करेंगे, इसके आकार में परिवर्तन नहीं करेंगे और पर्याप्त मात्रा में इसको आवेश को भर देंगे, पर्याप्त मात्रा में आवेश को हम जिसमें जो है संचित कर देंगे, उसी को संधारित्र कहते हैं।
उसी को संधारित्र कहते हैं। आगे समझ में। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित कराया जाता है, उसी को संधारित्र कहते हैं। चलिए, संधारित्र का फिगर इस प्रकार बनता है, बना लीजिएगा डायग्राम इसका इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये संधारित्र का आपका डायग्राम बन गया। ये बड़ा वाला हो जाएगा प्लस, ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा, तो ये बड़ा वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इस पर नेगेटिव चार्ज, ये छोटा वाला पर जो नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर धनात्मक चार्ज, एक पर ऋणात्मक चार्ज, एक पर धनात्मक, एक पर ऋणात्मक चार्ज। ठीक है, चलिए, ये होता है C बराबर Q बटे V, C बराबर Q बटे V कूलम बटे वोल्ट, C बराबर Q बटे V कूलम बटे वोल्ट। चलिए, उसके बाद देखेंगे कि संधारित्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए, समझेंगे। संधारित्र किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है। चलिए, अभी हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, संधारित्र का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, अभी आपको प्रूफ नहीं करवा रहे हैं। अगर आपका जो है कमेंट होगा, अगर आप कहेंगे कि हमें प्रूफ भी करना सीखना है, तो आपको प्रूफ करने के लिए भी सिखा देंगे, लेकिन आप पढ़ सकते हैं कमेंट कीजिएगा तो हम सिखा देंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम आपको डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखते हैं और उसी फॉर्मूला के माध्यम से आपको हम सिखा देते हैं। C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A बटे D, समझिएगा। C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A बटे D। ठीक है, देखिए, C समानुपाती A। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होता है, संधारित्र जो होता है वो बढ़ता है। संधारित्र का मान क्या होता है, तो बढ़ता है। क्या चीज बढ़ने के ऊपर, तो क्षेत्रफल बढ़ने पर। क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होगा, तो संधारित्र का मान क्या होगा, तो बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद C समांतर के कहने का मतलब यह है कि परावैद्युतांक को बढ़ाने पर क्या होता है, तो बढ़ता है। परावैद्युतांक के बढ़ाने पर क्या होता है, तो संधारित्र का मान क्या होता है, तो संधारित्र का मान बढ़ता है। परावैद्युतांक के बढ़ने पर। ठीक है, और D यानी कहने का मतलब यह है कि क्षेत्रफल, D मतलब हो गया आपका जो है, D मतलब आपका हो गया दूरी बढ़ने पर। दूरी बढ़ने पर क्या होता है, तो दूरी बढ़ने पर क्या होता है, दूरी बढ़ने पर क्षेत्रफल घटता है। लिख लीजिएगा, दूरी को बढ़ने पर क्या होता है, तो दूरी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे क्षेत्रफल घटेगा। ठीक है, तो समझिए C बराबर होता है के एप्सिलॉन नॉट A बटे D। ठीक है, तो C समांतर A, कहने का मतलब यह है कि A मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होता है, संधारित्र का मान बढ़ता है पहला। उसके बाद K परावैद्युतांक बढ़ने पर क्या होता है, तो संधारित्र का मान बढ़ता है। 1 बटे D, मान लीजिए ये सब खत्म हो गया, ये सब का मान हम निकाल लिए, तो यहाँ पर मान लीजिए 1 रखे, तो 1 बटे D हो गया। तो यानी कि क्षेत्रफल को घटने के पर, यानी कि क्षेत्रफल जब घटेगा, जब बीच की दूरी बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल ऑटोमेटिक है कि संधारित्र का मान घटेगा। संधारित्र का मान क्या होगा, तो संधारित्र का मान जो है वह घटेगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि वन डे ग्राफ जनित्र को समझाएं। वन डे ग्राफ जनित्र को समझाएं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए, वन डे ग्राफ जनित्र को कह रहा है कि समझाने के लिए, तो आपको वन डे ग्राफ जनित्र को समझाना है। तो याद रखिएगा, चलिए वन डे ग्राफ जनित्र के बारे में आपको समझाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा,
कि वनडे ग्राफ जनित्र एक ऐसा मशीन है, वनडे ग्राफ जनित्र एक ऐसा मशीन है जिसकी सहायता से अति उच्च विभव 10 टू द पावर 6 मिलियन 10 टू द पावर 6 मिलियन का कोटि 6 मिलियन की कोटि का विभव उत्पन्न करता है, उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को जो है वनडे ग्राफ जनित्र कहते हैं। बस इतना ही आप याद रखिएगा, आपको नंबर 100% यहां से आपको मिल जाएगा। क्या याद रखिएगा? तो याद रखिएगा कि वनडे ग्राफ जनित्र एक ऐसा मशीन है जिसकी सहायता से अति उच्च विभव 10 टू द पावर 6 मिलियन की कोटि उत्पन्न किया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? तो उसी को कहा जाता है वनडे ग्राफ जनित्र कहा जाता है। फिर समझिए, आपको जो है आपको सारा चीज क्लास में ही रटवा दिया जाएगा, बशर्ते आप ध्यान दीजिए, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वनडे ग्राफ जनित्र, बोलिएगा मेरे साथ, बोलिए, वनडे ग्राफ जनित्र एक ऐसा मशीन है जिसकी सहायता से अति उच्च विभव 10 टू द पावर 6 मिलियन का कोटि का विभवांतर उत्पन्न कराया जाता है। उसी को कहा जाता है वनडे ग्राफ जनित्र कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।